मोती जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि वर्मा जी, जो मेरे मित्र भी हैं और मैं समझता हूं कि जिन्होंने विगत वर्षों में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आदरणीय विनोद वर्मा जी को याद करता रहा हूं मैं। मंच पर उपस्थित आईडी तिवारी जी, कुल सचिव जी हैं जो, और हमारे मित्र हैं जो आदरणीय, बोलना ज़रा मुश्किल है फिर भी आदरणीय योगेंद्र। दोस्तों, यहाँ सब बैठे हुए ऐसे लोग हैं, जीवन हैं, पीसी लाल हैं, काशी हैं और भरत भी बैठे हैं और बहुत से लोग हैं, दीपक बैठे हुए हैं। सबके नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय व्यक्ति, सभी कलाकार, इस विश्वविद्यालय के सभी छात्रगण, जिनसे किसी संस्था का गौरव होता है। तो दोस्तों, मैं विषय पर बहुत कम एक संक्षिप्त टिप्पणी भर करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं अध्यक्ष जी से ये अनुमति चाहता हूँ कि 2-3 मिनट में कम से कम एक आत्मनिवेदन के रूप में कुछ बात कहूँ। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में मैंने बरसों काम किया, आप सब जानते होंगे। मैक्सिम गोर्की ने अपनी आत्मकथा लिखी है जो 3 खंडों में है। उसका जो दूसरा खंड है, उस दूसरे खंड का नाम है मेरे विश्वविद्यालय। गोर्की ने कई जगह काम किया, बहुत गरीबी देखी, बड़ा संघर्ष किया। कभी डबल रोटी बनाने वाले माली दुकान में मजदूरी की, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो ज़िंदगी के उन अनुभवों को उन्होंने आत्मसात जो किया, उस समय को उन्होंने अपना विश्वविद्यालय माना। तो दोस्तों, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय मेरा विश्वविद्यालय है। इसका एक कारण यह है कि ठीक है, नौकरी चाकरी तो करते हैं हम, लेकिन इस विश्वविद्यालय में रहते हुए कलाओं के इस संकुल के बीच मेरे भीतर बैठा हुआ जो लेखक है वो बहुत समृद्ध हुआ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेरे लिए बड़ी भारी दौलत है। तो आज मैं इस विश्वविद्यालय में फिर से माइक के सामने जब खड़ा हूँ तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मौका दिया। आप सबके बीच आकर इतना अच्छा लग रहा है कि ज़रा शब्दों से उसे बयान करना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, इसी विश्वविद्यालय में रिटायरमेंट के बाद मैंने यूजीसी की मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक काम किया था 3 वर्ष का, और वो काम छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं पर था, जिसके प्रथम खंड का प्रकाशन हो चुका है। छत्तीसगढ़ी कथा गीत सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। मैं अपनी उस किताब से एक कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वही मेरा आत्मनिवेदन है और वही अपने पुरखों को याद करने की एक शैली भी है। मेरी कोशिश यह रही है कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों से जितना संभव हो सके
मिलकर उनकी कला की बाबत बातें कर सकूं। छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांतों, अंचलों, माफ़ करेंगे, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य प्रांतों, अंचलों के प्रसिद्ध लोक संस्कृतिविदों से भी बातचीत करने के लिए मैंने यात्राएं की थी। लगभग 60 कलाकारों, जानकारों और विद्वानों ने जिस तरह खुले मन से बातचीत की, वह अनोखा अनुभव था। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों की स्मृति, धारणा शक्ति और अपनी भाषा पर उनके अधिकार को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। मैं इसे अंडरलाइन करूँगा। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों की स्मृति, धारणा शक्ति और अपनी भाषा पर उनके अधिकार को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। रचना कर्म की शास्त्रीय परंपरा के समानांतर यह लोक परंपरा भारत की बहुलतावादी संस्कृति की अचूक पहचान है। छत्तीसगढ़ अंचल का इसमें अनोखा योगदान है। उन कलाकारों को मेरे सलाम के तौर पर ही मेरी यह कृति है। ये मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो मेरे किताब की भूमिका में है। उन कलाकारों को सलाम करते हुए मैं थोड़ी सी बातें अब आपके सामने रखूँगा। 2-3 बिंदु ही। पहले तो ये कि जब पता चला कि इस कार्यक्रम को सुरता नाम दिया गया है, तो मुझे मेरे प्रिय कवि फैज़ अहमद फैज़ की मेरी बहुत प्रिय 4 पंक्तियाँ मुझे याद आई। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में चले हौले से वादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। ये मेरी कैफियत थी कि मुझे लगा कि जैसे मरुस्थल में रात के वक्त अगर खुशबूदार ठंडी हवा चले या बीमार व्यक्ति को अचानक अच्छा लगने लगे, कुछ ऐसी अनुभूति मुझे हुई। तो पुराने लोगों को याद करना, अपने पुरखों को याद करना है। सुरता हम उसी की करते हैं जिससे प्रेम करते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो यादें कुछ दूसरी तरह की आएंगी। वैसी भी यादें होती हैं दुनिया में, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ हम सब लोग अपने प्रेम से विवश होकर कहीं ना कहीं एक आदर भाव को मन में लेकर उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और कला का वितान बहुत विस्तृत है और कैनवास बहुत बड़ा है। इस पर फिर कभी मैं बातचीत करूंगा जब अवसर आया कि वितान क्या है और वितान विस्तृत किस तरह है, और कैनवास क्या है और कैनवास बड़ा किस तरह है। एक कैनवास पर रंग कितने तरह के होते हैं और उसकी गहराई कितनी होती है। एक फ्लैट जो कागज़ है उस पर अंदर तक, बहुत दूर तक की गहराई हम देख लेते हैं चित्रकला में, तो वो कैनवास भी बड़ा है। ये मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता की एक अचूक पहचान है। छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी लोक कलाएँ, और उन लोक कलाओं में सारी चीज़ें आती हैं, गायन, वादन, अभिनय, नाट्य। जो यहाँ टेराकोटा का काम होता है और जो और बहुत सी छोटी मोटी कलाएँ हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के वो पुराने गीत
मैं माफ़ कीजिएगा, पुराने खेल कूद जो बचपन में कभी हमने खेले थे, और जीवन और पीसी लाल ने भी खेले थे, भरत ने भी खेले होंगे, डंडा पचरंगा वगैरह, उन सबको याद करना, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को याद करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति की अस्मिता कोई कटी हुई चीज़ नहीं है दुनिया से। काम करते हुए मैंने ये महसूस किया कि एक हदबंदी तो ज़रूर होती है। जब किसी अंचल की कलाओं का हम अध्ययन करते हैं, लोक कलाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष से अलग कटा हुआ कोई अंचल नहीं। अंतर्धारा के रूप में एक पूरी विस्तृत भारतीय संस्कृति उपस्थित है, जिसमें सबका योगदान है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से मिली हुई है। काम करते हुए मैंने देखा कि जो गायन यहाँ होता है वो तो वही कथा भोजपुर में भी है, वही कथा राजस्थान में भी है, ऐसी बहुत सी कथाएं। कभी अगर कथाओं पर बातचीत हुई तो मैं पसंद करूँगा कि उस पर एक लंबी बातचीत करूँ। सिस्टर निवेदिता, जो कि विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है अपनी किताब में कि किसी भी विदेशी को आश्चर्य होगा यहाँ यह देखकर कि इस बहुलतावादी संस्कृति के अंदर एक ऐसा सूत्र भी है जो मिलकर एक पूरा यूनिट तैयार करती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस दिशा में हम ज़रूर इस बात को ख्याल रखेंगे कि छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पूरे भारतवर्ष की लोक संस्कृति को क्या देती है। मैं समझता हूँ कि अचूक पहचान है हमारी, बहुलतावाद हमारी अचूक पहचान है, और सत्यनिष्ठा, सीधापन, भाईचारा, ये छत्तीसगढ़ की अचूक पहचान रही है। और मैं समझता हूँ कि इसको कभी मिटने नहीं देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई कोशिश ऐसी करता भी है, गलत कोशिश करता है, तो हमें सामने आना चाहिए एक संस्कृति कर्मी के रूप में, शिक्षक के रूप में। दोस्तों, एक बड़े प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं पीसी जोशी, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनका एक ग्रंथ है बदलते संदर्भ उजड़ते लोक। संदर्भ बदल रहे हैं, लोक उजड़ रहा है। कितने प्रकार के संकट हैं, आप लोग अभी बातचीत करेंगे तो आप लोग खुद भी इस बात को समझेंगे कि बदलता हुआ वक्त किसी को बख्श नहीं रहा है। और जो पूंजीवादी संस्कृति है, ये पूरी दुनिया को एक जैसा बना देना चाहती है, जबकि ये दुनिया एक जैसी नहीं है। एक होते हुए भी इसमें बहुलता के तत्व मौजूद हैं। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, और मैं अपने उन पुरखों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने इस संस्कृति को, कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, देखिए नाम इतने हैं कि छूट जाएंगे, लेकिन कुछ को याद कर रहा हूँ। दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, दाऊ महासिंह चंद्राकर जी। सोनहा बिहान मैंने बेलाडीला में एक बार इत्तेफाक से देखा था, और स्क्रिप्ट राइटर तो नरेंद्र वर्मा थे। मैं उनका शिष्य रहा हूँ, एमए में 6 महीने उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो इसलिए विशेष लगाव मेरा रहा है उनसे। हबीब तनवीर साहब, जो कि विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, और उनके साथ बहुत गहरे संबंध मेरे रहे। मदन निषाद हैं, भुलवा राम जी हैं, फिदाबाई और मालाबाई। कल की चर्चा में मैं ये सब बातें आपके सामने रखूँगा। मैं उन लोगों को भी याद करना चाहता हूँ जो भुला दिए गए, जैसे छत्तीसगढ़ी पंडुआनी, जो पुरानी पंडुआनी थी, नारायण लाल वर्मा मामा भांजे के रूप में जो जाने जाते थे,
मैं उन्हें भी याद करना चाहूँगा। वो पूरी तरह लुप्त हो चुकी कला है और उसका स्थान पंडवानी ने ले लिया है, झालूराम देवांगन जी ने जिसकी शुरुआत की थी। देवार गायकों का बड़ा भारी योगदान, विशेषकर कथा गायन में। वेदराम देवार जी से जब मैं मिला तो काफ़ी वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनकी यादें ताज़ा थीं और उन्होंने बताया कि उन्होंने किस किससे सीखा। यानी मुझे ऐसा लगता है कि सूरजबाई खांडे हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1880 82-83 के आसपास संकलन करना शुरू किया था। एक नाम और मैं याद करना चाहूँगा, अपने मित्र और सहयोगी गोरेलाल चंदेल जी। गोरेलाल चंदेल जी ने अपनी ज़िंदगी के उत्तरार्ध में इस तरह की एक अद्भुत ढंग की कृति लिखना शुरू की जो 5 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई। लगभग 2000 पृष्ठ लिख गए और बीच बीच में मुझसे बात होती थी तो मैं उनसे कहता था कि चंदेल जी ये 2000 पृष्ठ से कुछ कम लिख पाया हूँ मैं, आप तो 2000 पृष्ठ लिख गए। मेरा एक आग्रह और है सभी संस्कृतिविदों से कि ऐसे लोग जिन्होंने संकलन किए और बिल्कुल प्रारंभिक काम किया, उनमें से कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, कुछ ही नाम हैं, लेकिन उन्हें भी पढ़ना ज़रूर चाहिए। संस्कृति का जो लोक संस्कृति का जो व्यवहारिक पक्ष है वो तो बदलता रहता है। आज से 25 साल पहले जो था टेक्स्ट थोड़ा सा बदल गया होगा और बदलेगा, तो आज जो कुछ है उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण काम है वो, और आप लोग कर रहे होंगे और करना पड़ेगा आप लोगों को, ये उम्मीद मुझे है। तो ऐसे कुछ नाम, दयाशंकर शुक्ल जी, वेरियर एल्विन को ज़रूर पढ़िए। और इसके साथ साथ मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों को अजीब लगेगी लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम्स हैं और इंडियन एंटिक्वेरी के वॉल्यूम्स हैं, अपनी लाइब्रेरी में हैं, कई वॉल्यूम हैं उसके। और विलासा केवटिन का एक छोटा सा टेक्स्ट मुझे 34वें वॉल्यूम में मिला था, तो थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें पढ़ना चाहिए। लोचन प्रसाद पांडे जी ने 1972 में गोपाल राम विजया के गीत का कलेक्शन किया था, प्यारेलाल गुप्त जी ने किया था, श्यामाचरण दुबे जी ने फील्ड सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़ किताब लिखी। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उन्हें भी शामिल करें अपनी स्मृति में क्योंकि उनका बड़ा दाय है। तो दोस्तों, ऐसे मैं अपनी इस वक्तव्य का अंत, क्योंकि लगातार बातचीत करेंगे आप लोग, इसलिए कुछ पहलू ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों ने उठाए थे। 4 प्रश्न पीसी जोशी जी ने किए थे, मैं दोहराना चाहूँगा, और भी पक्ष हो सकते हैं लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाए थे। पहला, क्या लोक समुदाय अपने पारंपरिक रूप में जीवित रह सकता है? दूसरा, क्या उन्हें नई परिस्थितियों में ढाला जा सकता है? तीसरा, आज के बदलते संदर्भ में उनका क्या भविष्य है? चौथा, उनके सुरक्षित ही नहीं जीवित रखने के विकल्प क्या हो सकते हैं? क्योंकि आज जो भूमंडलीकरण है, जो वास्तव में भूमंडीकरण हो चुका है, बाज़ारवाद बहुत तेज़ी से सब कुछ पर अपने पंजे गड़ा रहा है, तो ऐसे समय इस विश्वविद्यालय की भूमिका, आप सब लोगों की भूमिका, और मैं समझता हूँ कि लोक संस्कृति का संबंध केवल लोक
संस्कृति विभाग का नहीं है, सबके साथ उसका संबंध, हर विषय के साथ उसका संबंध है और हर विषय में उसका कोई ना कोई स्पर्श होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। आपका यह सेमिनार अच्छी बातचीत कर सके, उसके लिए मैं बहुत सी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार पुनः मैं आयोजकों और आप तमाम सभी मित्रों को और छात्र दोस्तों को भी धन्यवाद देता हूँ।